धनंजय भाई, आपसे एक चीज पूछ लूं और मैं इसका एक रेफरेंस पॉइंट भी बता दूं कि कांग्रेस का स्ट्राइक रेट तो बहुत अच्छा नहीं रहता है। कहीं पे भी कांग्रेस लड़ती है तो स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा नहीं रहता है, और उसका एक बड़ा कारण मेरे हिसाब से संगठन में कांग्रेस उतनी संगठित इस समय नहीं है। क्योंकि जैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी 62 सीट लड़ी, 33 जीती, करीब 59 पॉइंट कुछ 60% का स्ट्राइक रेट था। उसके सामने कांग्रेस 17 सीट लड़ी, 6 जीती, करीब 35% का स्ट्राइक रेट था। कमोबेश आपके बिहार में भी यही बात होती है कि भाई कांग्रेस सीट तो ले लेती है लेकिन उतना जीत नहीं पाती है। लेकिन कांग्रेस से दो चीजें बहुत बड़ा फैक्टर हो गया है और खास करके 2024 के इलेक्शन के बाद कांग्रेस के पास एक, जैसे बीजेपी का मोदी जी आ गए थे और 2014-2019 में जो छू देते थे सोना हो जाता था, वैसे ही कांग्रेस के पास इस समय राहुल गांधी है। और राहुल गांधी के साथ एक फायदा ये भी है कि वो गठबंधन धर्म को ठीक से निभाते हैं। वो कभी भी दूसरी पार्टी के आदमी को तोड़ के ले आना, उसको ये कर देने का काम नहीं करते हैं। और लेकिन उनके आ जाने से उत्तर प्रदेश में हम सब लोगों ने देखा कि राहुल गांधी की प्रेजेंस से, और खास करके जब उन्होंने अपनी उम्मीदवारी दर्ज कर दी थी कि मैं भी यहां से लड़ने जा रहा हूं, उसके बाद हवा बिल्कुल ही बदल गई थी। लेकिन दोनों लोगों ने, इसमें कोई भी ये कहना गलत होगा कि वो अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों ने बड़े मन दिखा के बिल्कुल खुले मन से प्रचार किया था और उसका रिजल्ट सबके सामने है। मैं इस बात को इसलिए कर रहा हूं कि एक दलित वोट का बड़ा भारी शिफ्ट हुआ है उत्तर प्रदेश में गठबंधन की तरफ, और उसका मूल कारण कांग्रेस रहा है। महाराष्ट्र में दलित वोट आज भी काफी नुकसान, क्योंकि जितने वहां पे दलित वोट का जो बहुत सी सीटों पे अगर एक तरफ कहीं आ जाता तो कुछ चुनाव के परिणाम कुछ और होते। इस पूरे परिदृश्य में आपसे जरा समझना चाह रहे हैं कि अगर समाजवादी पार्टी भी वहां जा रही है तो वोट की दृष्टि से क्या महाराष्ट्र का मतलब इंडिया गठबंधन के जो वहां के पार्टनर्स उनको फायदा होगा केवल वोट की दृष्टि से, या उसमें कुछ दिक्कत आएगी? क्योंकि इधर से बहुत मुंहफट लोग हैं जिन्होंने मालूम नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, बोलते रहे हैं या अभी भी बोले हैं। जरा इस पे एक आपका, कि उससे फायदा है ओवरऑल इंडिया गठबंधन को, धनंजय भाई? देखिए, फायदा तो मैं नहीं मानता हूं। उसकी वजह यह है कि महाराष्ट्र में अखिलेश यादव अगर चुनाव प्रचार के लिए आते हैं तो किसका वोट, किसको लुभाएंगे, किसको आकर्षित करेंगे? तो अबू आसिम आजमी जो है यहाँ के सपा के, जो लंबे समय से मुलायम सिंह के जमाने से अध्यक्ष रहते हैं महाराष्ट्र के, तो वो भी किसको बुला पाते हैं? उनकी उनकी सभाओं में कौन आते हैं? तो आप जो है यादव और मुस्लिम समीकरण भी अगर महाराष्ट्र में जोड़ने आएंगे तो नहीं जुड़ेगा। और जो समाजवादी पार्टी के नाम पे जो कभी 2 विधायक 4 विधायक जीत करके आते हैं, वो अपने दम पर आते हैं या मुस्लिमों की वजह से जीत करके आते हैं। कुछ उत्तर भारतीय हैं, वो भी वोट कर देते हैं किन्हीं वजहों से। लेकिन ऐसे अगर पार्टी के स्तर पर कहिएगा तो महाविकास आघाड़ी को नुकसान पहुंचाएंगे। अगर जो भी सीट पे लड़ेंगे, जीते कि नहीं जीते पता नहीं, वो खतरा है। जिसे सुनील जी मध्य प्रदेश की बात कर रहे थे, वो स्थिति बनती है उनकी। यहाँ कोई जनाधार नहीं है अखिलेश यादव का। ठीक है, उत्तर प्रदेश में उनके साथ लोग जुड़े रहे, लेकिन महाराष्ट्र में अगर स्ट्राइक रेट देखिएगा तो कांग्रेस का स्ट्राइक रेट जो 2024 के चुनाव हुए उसमें कमाल है स्ट्राइक रेट। 10 सीट में से अगर शरद पवार 8 सीटें जीते तो 80% आप जोड़ लीजिए, 80% सफलता दर है। बीजेपी की तो बहुत नीचे है। लेकिन कांग्रेस भी जो है 17 सीटों पे कांग्रेस लड़ी और 13 सीटें उसे मिली। एक सीट पर जो कांग्रेस के उम्मीदवार और लड़ते अगर सांगली वाली सीट पे, तो वो भी 14 सीटें हो जाती, 18 अगर देते या 7। तो कांग्रेस का परफॉर्मेंस अचानक बहुत बढ़िया हो गया। ऐसा भी नहीं, यहाँ संगठन है, लेकिन फिर भी जो दिखा 2024 के चुनाव में कि कांग्रेस का परफॉर्मेंस अचानक बहुत बढ़िया हो गया। एक सीट 2019 में उसके पास थी, वो 14 सीट हो जाना मजाक नहीं, एक को 14 बना देना आसान काम। बीजेपी जो है वो 21 से 9 पे पहुंच गई। जो इनकी पार्टी है शिवसेना है, वो नीचे चली गई। शिवसेना के पास 18 सीटें थी, 18 सीटें थी, हाँ 18 सीटें थी, 23 शायद उनके पास थी। तो 18 से घट करके आ गए, वो 9 पे आ गए। ठीक है, उनकी पार्टी में टूट हो गई वगैरह वगैरह, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी को जो सफलता मिली, बहुत अद्भुत सफलता। और उस सफलता में आप इनकार नहीं कर सकते कि केवल मुस्लिम वोट ही नहीं बल्कि दलित वोट भी मिले, आदिवासी वोट भी मिले उनको। और यहाँ पे एक देखिए, ये
वंचित बहुजन अघाड़ी जो है, वो जो प्रकाश अंबेडकर जी की पार्टी है, उसने भी बड़ा नुकसान किया कांग्रेस का, क्योंकि वो वोटों का को डिवाइड किया, डिवीजन किया उसका। फिर जो ऑल इंडिया मुस्लिम जो उनकी पार्टी है ओवैसी की, उससे भी कांग्रेस को नुकसान हुआ। लेकिन समाजवादी पार्टी यहाँ आकर के महाविकास आघाड़ी में कुछ प्लस कर देगी, वो मुझे कहीं दिखाई नहीं पड़ता किसी भी स्तर पर। उनके वोट कौन है, उनके वोट उनको कौन यहाँ वोट देंगे? अगर अबू आसिम कहते हैं कि हमें मिलना चाहिए, तो उत्तर भारतीय वोट उनके पास नहीं है। उत्तर भारतीय वोट अगर दरअसल है तो बीजेपी के पास है, कुछ शिवसेना के पास है, कुछ कांग्रेस, बटा हुआ। मतलब ये नहीं कह सकते कि सारे वोट जो है एक तरफ है। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी के पास ज्यादा वोट है उत्तर भारतीय, तो उत्तर भारतीय वोट पे आप दावा कर सकते हो। लेकिन खाली मुस्लिम वोट पे भी करोगे तो समाजवादी पार्टी की क्या हैसियत है महाराष्ट्र में? अगर सरकार बनती है तो मुसलमानों की कितनी रक्षा कर पाएगी? अगर उस लेवल पे सोचे, एकदम धर्म के आधार पे चले जाएं, तो कहाँ लड़ाई लड़, मुसलमानों के लिए महाराष्ट्र में कहाँ लड़ रही है समाजवादी पार्टी? अभी जो कोल्हापुर में जो तनाव हुआ, उसमें कहाँ है समाजवादी पार्टी? अबू आसिम आदमी कहाँ है? तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मुझे लगता है समाजवादी पार्टी को जीत नहीं करना चाहिए। ठीक है, जहां जीते हैं, जहां उनको लगता है एक दो सीट आप लड़ लीजिए, ले लीजिए, लेकिन आप अगर ब्लैकमेल करते हो या कहो कि नहीं आप बाहें चढ़ाते हो, तो गलत होगा। मैं बोलूंगा उसका नुकसान हो सकता है उनको, समाजवादी पार्टी को। मैं धनंजय भाई एक आउट ऑफ कोर्स एक क्वेश्चन पूछ ले रहा हूं, यहाँ नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसको उस पर इंगित करना जरूरी है। शायद पूरी 1 घंटे की बहस उस पर नहीं रखी जा सकती थी। वो सोनी जी हैं, उन्होंने यूपीएससी के चेयरमैन, आज उन्होंने इस्तीफा दिया है। वो तो खैर छोटी एक खबर है। ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि इस देश के सर्वोच्च पद पे बैठे हुए एक व्यक्ति हैं। हम में से कई लोगों ने, मैंने भी आईएएस के लिए भी बहुत तैयारी की, पढ़ा लिखा, एग्जाम दिया, इंटरव्यू के बाद नहीं हो पाया। उनकी लड़की मॉडलिंग करती थी, और मॉडलिंग करते करते वो रैंप से एक दिन गई, आईएएस का एग्जाम दिया और आईएएस बन गई। तो ये जो जांच हुई और जो पूजा वाले प्रकरण में किस तरह से निकला है कि कितना मैनिपुलेशन है, तो आपको क्या नहीं लगता है कि अगर कोई जांच इस तरह के, क्योंकि सोनी जी अगर इस्तीफा दिए हैं तो ऐसे ही नहीं दिए हैं, उंगली कहीं दिखाई जा रही है कि कहीं जांच ना हो जाए, तो जांच होने से इस तरह के कई कई चीजें बाहर आ सकती हैं। मैं थोड़ा आउट ऑफ कंटेक्स्ट पूछ रहा हूं, लेकिन एक बहुत छोटी टिप्पणी दे लो धनंजय भाई। जी, लेकिन मैं एक लाइन बोलना चाहूंगा, जो नाम पट्टी वाला चल रहा था, और जी सुनील जी जी ने जी जिक्र किया रजरप्पा मंदिर का। जी नाम पट्टी के जो है ना, ये जो मोदी जी के साथ जो इस बार हुआ लोकसभा चुनाव में, वो जो सुंदर दरवाजा लगा था उसको तोड़ करके टूट गया दरवाजा वो, और एक कहते हैं ना चिप्पी लगा दिया गया है। तो चिप्पी लगा नरेंद्र मोदी जी के दरवाजे में, बीजेपी आरएसएस जिसमें कहिए चिप्पी लगा दिया दरवाजे में, मेन गेट में। ये जो आपके मुख्यमंत्री साहब ने जो किया है, एक कोली से भी दरवाजा होता है, उसको कहते हैं पिछला गेट। तो पिछला गेट नहीं, पूरा दीवार ही गिरा दिया उन्होंने। उन्होंने जो किया है उससे पूरी दीवार गिर गई है आरएसएस और बीजेपी की, और घर नंगा दिख रहा है कि घर में जो है कोई भी घुस सकता है, कुत्ता भी घुस सकता है, कोई और भी घुस सकता है। एक और लाइन बोलूं कि इनको करना चाहिए था, एक सबसे अच्छा है कि चूंकि ये दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, इनको करना चाहिए था कि ये दुकान सिर्फ बीजेपी वालों के लिए इसे खोल देते दुकान। ये बीजेपी के लोग यहाँ करके खरीदारी करें, और बीजेपी के लोग ही सब रह सकते, खाना खाएं वगैरह वगैरह के, बाकी जगह ना खाना खाने जाए, हिंदू भी छोड़ दीजिए, क्योंकि सारे हिंदू इनके साथ है नहीं। तो ये हिंदू हिंदू करते हैं, तो वो करते लोग, कई लोग, हम लोग जिसे लोग चिढ़ जा रहे हैं कि आप हिंदुओं को बदनाम कर रहे हैं। विवेकानंद बड़े हिंदू थे, या मोदी जी और योगी जी बड़े हिंदू, और ये भागवत बड़े हिंदू, कौन बड़ा हिंदू? ये खुद तय करके बताए कि हिंदू तो इनके साथ खड़े नहीं है। बीजेपी के लोग ही अगर इनके साथ खड़े रहे तो बड़ी बात है, मतलब फिर भी जीतते रहेंगे। अब जो आपने सवाल किया, और भी कई कई जगह कि अभी जो है इनको पता चल गया कि हमारे जाने की बारी आ गई। जाने की बारी आ गई है, तो होता है ना कि जब विलंबित हो जाता है या सस्पेंशन का खतरा आ जाता है, या लगता है कि जांच बैठ जाएगी, सारे कागज मिटाते हैं, ऑफिस में आग लग जाती है। कई जगह ऑफिस में सुनते होंगे आग लग गई, बरसात में भी आग लग जाती है। तो यही तरीके, यही चल रहा है। नीट में इतनी बदनामी हुई, पहले इलेक्टोरल बॉन्ड में जो बदनामी हुई, नीट में इलेक्टोरल बॉन्ड से भी ज्यादा बदनामी होने लगी। सुप्रीम कोर्ट में फैसला आ नहीं पा रहा है, उसकी वजह क्या है? एनटीए को बार बार बेइज्जत होना पड़ता है, और एनटीए के अभी भी अध्यक्ष जो है बैठे हुए हैं कुंडली मार करके। तो मुझे लगता है इस बार आरएसएस को नंगा किया जा रहा है, और आरएसएस कहीं मुंह छुपाने लायक बचेगा नहीं। और ये यूपीएससी में ढेर सारे मामले हैं। अभी कांग्रेस के एक प्रवक्ता 3-4 दिन पहले वो बयान दे रहे थे
और उनका बयान बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसको उन्होंने कहा कि आरटीआई कीजिए पत्रकार महोदय आप लोग, और पता कीजिए कि बीजेपी के आरएसएस के कितने परिचित, कितने रिलेटिव जो है आईएएस किए हैं, और उनका आकलन निकालिए कहाँ कहाँ से, जो आपने एक जिक्र किया। पूजा खेड़ेकर तो एक उदाहरण है, और पूजा खेड़ेकर जो है वो धागा है जिससे एक होता है स्वेटर, जब माँ बुनती थी हमारी, तो एक धागा खुल गया तो पूरा स्वेटर बाहर आ जाता था। वो पूजा खेड़ेकर वही है, और इनको डर दरअसल यही है। अभी अभी देखिए तो अभी क्या क्या होता है। अभी जो ये 10 आपके जो विधानसभा चुनाव हो रहा है, जहां से आपने शुरुआत की उत्तर प्रदेश में, उस 10 विधानसभा चुनाव में बहुत बड़ा खेल होने वाला है। और ये जो है कि ये दोनों एक ही जैसे हैं, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और आदित्यनाथ, दोनों में कोई दूरी नहीं है, दोनों बराबर है कि तुम मेरे घर तोड़ोगे तो लो मैं तुम्हारा घर तोड़ दूंगा। और ये सुंद उपसुंद की कहानी हम लोगों ने एक बचपन में पढ़ी थी, पता नहीं याद जी होगा। सुंद उपसुंद दो भाई थे, और दो भाई जो है वो विष्णु जी एक बार इनके पीछे पड़ गए, भगवान शिव के पीछे, क्योंकि वरदान दे दिया था। तो भागे फिरे, फिर वो विष्णु जी के पास गए, तो विष्णु जी सुंदर स्त्री का उन्होंने रूप धरा। ये मैंने कहानी नहीं बनाई है, इन्हीं के ग्रंथकार ने कहानी बनाई, वो मैं कहानी सुना रहा हूँ। और वो जो है स्त्री का रूप धरा, और उन्होंने कहा कि भाई, दोनों भाई दौड़े सुंद उपसुंद कि अरे इतनी सुंदर स्त्री है, मैं शादी करूंगा, मैं शादी करूंगा। तो उन्होंने कहा, विष्णु जी ने जो स्त्री का रूप धरा हुआ था, बोला दोनों भाई पहले ये बताओ सबसे ताकतवर कौन, जो ताकतवर हो उससे लड़ाई, उससे मैं शादी करूंगा, करूंगी। उसके बाद दोनों सुंद उपसुंद जो है लड़ने लगे, दोनों एक दूसरे को मार करके फाइनली दोनों ने एक दूसरे को मार दिया। तो ये यही कहानी है नरेंद्र मोदी और जो आदित्यनाथ की कहानी है, वो सुंद उपसुंद की कहानी। और भारतीय जनता जो है, भारतीय जनता जो है वो विष्णु का रूप धरा हुआ स्त्री है, और जो राहुल गांधी को मैं फिर बोलूंगा वो शिव का जो लेके आए हैं, वो कथा है। तो ये कथा जी बड़ी एक बड़ी अच्छी बात है। जो एक लाइन बोलते हैं, अंग्रेजी में लोग लाइन बोलते हैं, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। वो इतिहास बार बार खुद को दोहराता है, ये दोहरा जी रहा है कहानी। और जी ये जब जी एंशिएंट हिस्ट्री में जाते हैं ये, तो एंशिएंट पौराणिक कहानियां ही इनके ऊपर निकल के आती है। ढेर सारी जी पौराणिक कहानियां मैं इनके ऊपर सुना सकता हूँ, मैं बहुत सारी जी कहानियां जानता हूँ, पौराणिक कहानी, और ये ऐसे ही लोगों के लिए वेरी गुड, कहानियां वेरी लिखी गुड। गई। जी